और नया हेड है जी हमारा कैपिटल गेन्स। आइए साहब, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं सर हमारे टोटल हेड्स हैं कितने, एक बार बताओगे बच्चे? 5 हेड्स हैं। कौन कौन से हैं? हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। तो ये पांचों हेड की जो इनकम निकलती है इसके टोटल को क्या बोला जाता है? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। और इसमें से मैं क्या माइनस करता हूँ? स्टैंडर्ड डिडक्शन। चैप्टर 6 ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। ही स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सैलरी के अंदर ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है, या हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो ऑलरेडी उस हेड में माइनस हो चुका होता है। ठीक है ना? यहाँ पे बाहर सिर्फ चैप्टर 6 ए की डिडक्शन होती है। और कौन सा सेक्शन होता था ये? 80C to 80U। ये चैप्टर भी हमने करना है, 3 क्लास लगते हैं इस चैप्टर के अंदर। सर जी ये जब 6 से माइनस कर देते तो फाइनली आंसर क्या आ जाता है आपका? तो मैं आपके साथ बच्चे जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका कैपिटल गेन्स। ठीक है, अगर मैं सही मायने में बोलूँ 3 हेड्स बड़े हैं, 2 हेड छोटे होते हैं। बड़े कौन से हेड होते हैं? सैलरी, जो कि आपने देख लिया, हो गया सैलरी सब बच्चों का। कैपिटल गेन और पीजीबीपी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कैपिटल गेन कैसा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। मेरी जो स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस होंगी, आपका बेस बनेगा, वो बेस हर क्लास में यूज होगा। ठीक है, जैसे कैपिटल गेन्स में क्या होगा तो मैं बता दूंगा। तो कैपिटल गेन का नेचर कैसा होता है? मेरी जो 2-3 क्लासेस हैं वो हो गई, तो फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट चीजें चलती है, बट पुराना रिलेशन चल रहा होता है। ठीक है, और पीजीबीपी और हमारा एक बड़ा चलेगा जिसमें 10-11 लेक्चर लगते हैं, और कैपिटल गेन के अंदर भी 10-11 लेक्चर लगेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, अगर आप सब बच्चों का साथ बढ़िया रहेगा तो मैं 2.5-2.5 घंटे की क्लास कैपिटल गेन करके जल्दी से जल्दी खींचने की कोशिश करूंगा। क्योंकि क्या होता है, लंबा चैप्टर होता है, अगर वो धीरे चले तो और लंबा हो जाता है। रादर लॉन्ग ड्यूरेशन की क्लासेस हो जाए तो हेल्प मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो आइए सर जी शुरू करते हैं कैपिटल गेन्स। उससे पहले मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ कोई भी हेड शुरू करता था तो मैं सबसे पहले डिस्कस करता था चार्जिंग सेक्शन। तो हमने कौन कौन से हेड कर लिए हैं जी? हाउस प्रॉपर्टी, इसका चार्जिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन 23 या कुछ और? करेक्ट, सेक्शन 22। चार्जिंग सेक्शन होता है कि भाई मैं हाउस प्रॉपर्टी में किस चीज को टैक्सेबल करूंगा। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता था, हाउस प्रॉपर्टी क्या कहता था कि अगर तुम्हारे पास रेंट आ रहा है, अब तुम डेवलप्ड हो, सीधी सी बात अगर मैं बोलूं, एनुअल वैल्यू किस चीज का? प्रॉपर्टी का। किसके हैंड में? ओनर के हैंड में। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हाउस प्रॉपर्टी में आपकी इनकम टैक्सेबल होती थी। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? सैलरी का चार्जिंग सेक्शन था जी सेक्शन 15। और अदर सोर्स 56। गुड। सेक्शन 56 जो अदर सोर्स का था वो कहता था अगर तुम्हें इनकम हो रही है और अगर वो ऊपर के हेड में नहीं आ रही तो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगी? अदर सोर्स में आ जाएगी। मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं कैपिटल गेन का हेड, और कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन 45। चार्जिंग सेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे, ये आपका बेस बनता है। तो चार्जिंग सेक्शन बताता है कि मैं इसमें क्या टैक्सेबल कर रहा हूं। तो क्या लग रहा है आपको बच्चे, क्या टैक्सेबल होता होगा इसमें? चारू जी क्या टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन्स में? क्या चीज बेचते हो? प्रॉपर्टीज। जैसे कि सपोज करो, अगर मैं ये मोबाइल फोन अभी आपको बेचूं, मान लो मैंने 10,000 का खरीदा, मैं आपको 50,000 का बेच रहा हूं, तो क्या कैपिटल गेन में होगा टैक्सेबल? हम्म आपने एक चीज तो सही बोली है कि सर कोई भी चीज बेचने से होता है, लेकिन हमें बहुत डिटेल जाना पड़ेगा। यहां तक कि आपके घर में जो बर्तन पड़े हैं, अगर उसको भी बेचोगे उस पर गेन है कि नहीं है, यहां तक मेरे को डिटेल्ड बात करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? इनफैक्ट एक दुकानदार क्या बेच रहा है, मास्क बेच रहा है, वो कहाँ जाएगा, सारी बातें डिटेल्ड बात चलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं कैपिटल गेन्स। और कैपिटल गेन्स में बच्चे
सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं चार्जिंग सेक्शन से, दैट इज सेक्शन 45, जो कि ये कहता है एनी प्रॉफिट्स ऑन ट्रांसफर। बहुत भारी शब्द है सर जी ये। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सर जी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा थोड़ा सा देखना। एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर आप अपने हिसाब से लिखना। 2 लाइनें लिखूंगा बट वो होंगी। ये प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, प्रॉफिट बोल सकते हो, गेन्स बोल सकते हो, ये हम सेक्शन 48 में देखेंगे। आज हम सेक्शन 48 करेंगे प्रॉफिट निकलते कैसे हैं। फिर मैं देखूंगा सर जी ट्रांसफर का क्या मतलब होता है। मैं आपको सिर्फ यूज करने को दे रहा हूँ, क्या वो ट्रांसफर है कि नहीं है, या मैं आपको बेच रहा हूँ, क्या वो ट्रांसफर है। बहुत सारी बातें ट्रांसफर का हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे बच्चे 2 क्लॉज 47 में, और इसके साथ साथ 2 सेक्शंस और चलेंगे 46 एंड 47। ये क्या है, 4-5 क्लासेस के बाद जब हम पहुंच जाएंगे तो इधर आ जाएंगे। तो कोई भी प्रॉफिट हो रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। आप क्या चीज बेच रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल एसेट। सबसे पहले तो अब दिमाग में यह आ जाता है क्या चीज कैपिटल एसेट है और क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं है। तो मैं आपके साथ कैपिटल एसेट की डेफिनेशन करूंगा सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। एनी प्रॉफिट्स या गेन्स ऑन ट्रांसफर, अगर तुमने उसको बेचा, लेमैन लैंग्वेज में बेचने पर, किस चीज को बेचा है जी, कैपिटल एसेट को, is taxable under the head capital gains in the previous year। कौन से साल में टैक्सेबल हो रहा है जी, इन द प्रीवियस ईयर in which ट्रांसफर टुक प्लेस। बड़ी गहरी मतलब है बेटा इन सबका। अब मैंने लिख दिया जो लिखना था। सर जी अगर मैं कोई भी कैपिटल एसेट है, अगर कोई भी कैपिटल एसेट है, अगर उसको मैं ट्रांसफर करता हूं और मुझे प्रॉफिट होते हैं, तो बेटा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होंगे। कौन से साल में, उस प्रीवियस ईयर में जिस साल में ट्रांसफर हुई है। एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मेरा क्या होता है, कैपिटल एसेट होता है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दी, अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है प्रीवियस ईयर, 22-23। मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दी और पेपर साइन हो गए, सारे कुछ हो गए, लेकिन मेरे को पैसे नहीं मिले। आपने बोला पैसे मैं दूंगी अगले साल, मेरे को 1 रुपया नहीं मिला, मैंने एसेट बेच दिया है ऑन पेपर आप मालिक को, लेकिन मेरे को 22-23 में पैसा नहीं मिला, मेरे को 23-24 में मिलेगा। मेरा आपसे सवाल है कौन से साल में सरकार टैक्स मांगेगी मेरे से। सरकार कह रही है मुझे कोई मतलब नहीं है भैया पैसे कब मिल रहे कब नहीं मिल रहे। सरकार कह रही है मैं कैपिटल गेन में कब टैक्सेबल करूंगी, उस साल में करूंगी जिस साल में तुम्हारी ट्रांसफर हुई। समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं कह सकता हूं सरकार अक्रूवल बेसिस चला रही है। सरकार कह रही है पैसे आए ना आए मेरे को कोई मतलब नहीं। मैंने गोल्ड बेचा, हो सकता है मेरे को पैसे ना मिले हो, सरकार कह रही है बेचा है ना, प्रॉफिट तो निकालूंगी तेरा कि क्या प्रॉफिट है ड्यू बेसिस पे भी, और आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है जी। इसके नीचे ही लिखना ट्रांसफर टुक प्लेस के। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम लोग करेंगे 5 एक्सेप्शंस करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लिख लेना। अभी आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा सर आप ये क्या करा रहे हो, लेकिन जब ये पूरा का पूरा कैपिटल गेन्स के नोट्स आ जाएंगे ना तो अपने आप आपका दिमाग क्योंकि यहां पे चलेगा, तो मैं पहले लिखवा रहा हूं। तो एक है कंपल्सरी एक्विजिशन।
मैं बहुत ही बेसिक लिखवा रहा हूं, मैं बहुत डिटेल में बात करनी है इसकी, ठीक है। कंपल्सरी एक्विजिशन, उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ नोट करना है बस। यूनिट्स ऑफ यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। Then you have insurance claim on destruction of asset, and last point, specified agreements। सर ये क्या लिखवाया आपने बच्चे? ये ना कुछ अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस है जिसको ट्रांसफर माना जाता है। मैं बिल्कुल, यूनिट्स ऑफ यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये ना 5 इवेंट्स है। मैं हर इवेंट पे ऑलमोस्ट आधा घंटा लगाना है मेरे को, तो तब मैं समझाऊंगा ये है क्या, और तब आपको समझ आएगा कि ये जब मैं बेच रहा हूं ना तब नहीं होगा, जब मेरे को पैसा मिल रहा है या कुछ इवेंट और होगा अदर देन ट्रांसफर, तब टैक्सेबल हो रहा होगा। आप समझ रहे हो मैं क्यों एक्सेप्शन बोल रहा हूं? एक्सेप्शन इसलिए ये क्या उस साल में टैक्सेबल होगा जिस साल में ट्रांसफर हुआ है? नहीं, ये किसी और साल में होगा टैक्सेबल। क्लियर है? अब ये क्या है, इस पे तो एक एक पॉइंट के ऊपर मेरे को डिस्कशन करनी है, बट अब मुद्दे की बात पर आते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस। कैपिटल एसेट होता क्या है सर? ऐसा कौन सा एसेट बेचते हैं जो कि कैपिटल एसेट माना जाता है जिसकी वजह से कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा? मेरा आपसे सवाल है, आप क्या चाहते हो, हर चीज कैपिटल एसेट होए या कैपिटल एसेट ना होए? हाँ, ना हो, क्योंकि अगर वो कैपिटल एसेट हुई और अगर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया और अगर उससे आपको प्रॉफिट हो गया, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल है, और अगर नहीं है तो नहीं है टैक्सेबल। समझ रहे हो? तो हर इंसान क्या चाहेगा कि भाई मैं जो भी चीज बेच रहा हूं ना वो कैपिटल एसेट ना हो, और सरकार क्या चाहेगी कि वो कैपिटल एसेट हो। तो आइए गवर्नमेंट की इंटेंशन देखते हैं। गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइन करा है, आइए लिखते हैं जी, सेक्शन 2 क्लॉज 14। कैपिटल एसेट्स includes excludes आइए साहब, सरकार ने डिफाइन करा कैपिटल एसेट को। सरकार कहती है ये 3 पार्ट है, ये तीनों अगर इसमें आपका केस फॉल हो गया तो आपने जो भी एसेट है वो कैपिटल एसेट है। सबसे पहला लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। इस प्रॉपर्टी से आप ये मत समझना कि मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टी होता है जिस भी चीज के आप मालिक हो वो आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो या वो इंटेंजिबल हो, चाहे वो ऑफिस के अंदर कोई प्रॉपर्टी लगी हुई है, ऑफिशियल चीज है, या वो पर्सनल। सरकार कहती है अगर आप पॉइंट नंबर ए में फॉल हो गए तो आपकी वो चीज क्या हो गई जी? कैपिटल एसेट। मेरा आपसे सवाल, क्या इस दुनिया की कोई ऐसी चीज है जो छूटी है? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मैं मास्क बेचना चाह रहा हूं, क्या ये कैपिटल एसेट है? इस डेफिनेशन को पढ़ो, क्या ये कैपिटल एसेट है? लग रहा है?
क्योंकि सर जी वो बोल रहा है एनी काइंड, चाहे मूवेबल हो, मूवेबल है ना, और टेंजिबल है, ऑफिशियल हो, पर्सनल है मान लो, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आ गया जी? पॉइंट नंबर ए में आ गया। क्लियर है? आपके घर में जो 1 किलो चीनी पड़ी हुई है, पड़ी है ना 1 किलो चीनी, ब्राउन शुगर, आपके घर में जो चीनी, नमक, आटा, ये सब पड़ा हुआ है, रोटी, 6 रोटी, तो वो भी कैपिटल एसेट है कि नहीं है? सारी चीजें है भैया, हर चीज कवर हो गई है पॉइंट नंबर ए में। आप जो मर्जी बोलो, वो कैपिटल एसेट। तो सरकार ने तो बहुत ही बड़े लेवल पे कर दिया सर। इस वजह से एक प्रॉब्लम आ गई, मेरी दुकान है एसी की, मैं एसी बेच रहा हूं, और आप मुझे बोल रहे हो कि एसी भी तो कैपिटल एसेट है। यानी कि जो दुकानदार है, जो गोलगप्पे बेच रहा है, जो मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर बेच रहा है, हर चीज ही है ना सर इसके हिसाब से, तो फिर तो उनके हैंड्स में तो कैपिटल गेन आ गया। तो सरकार ने बोला एक्सक्लूड कर देते हैं कुछ चीजें। सरकार ने बोला हम एक्सक्लूड कर देंगे स्टॉक ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। भैया आपकी दुकान, आप कुछ बेच रहे हो, कैपिटल गेन थोड़ा ना लगेगा, पीजीबीपी लगेगा, तुमने कितने का खरीदा, कितने का बेचा, क्या प्रॉफिट है। क्यों जी, सही बात बोल रहा हूं ना? अब आप मुझे बताइए, सवाल गहरा है, ध्यान से बताना। ये वाला जो एसी है, मैं बेचने को तैयार हूं, तो मान लो मैं 20,000 में बेचने को तैयार हूं, मैंने 20,000 का बेच दिया। मेरा आपसे सवाल है, इसको बेचा मैंने, छोड़ो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, मेरा सवाल है ये एसी कैपिटल एसेट है कि नहीं है, जितना मैंने आपको अभी तक सिखाया। करेक्ट। तो आप, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज, हाँ, आई होप ये स्टॉक नहीं है मेरा, आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना? जिस चीज में मैं ट्रेड करता हूं, मैं उसको बाहर कर रहा हूं। अगर एक भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने अगर अपनी बिल्डिंग बेच दी, उसने अपने ऑफिस के अंदर कॉफी मशीन्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, वो सब बेचेगा, तो कैपिटल एसेट है। मैं किसको बाहर कर रहा हूं? सिर्फ सिर्फ स्टॉक को। क्लियर है जी? अच्छा, तो पहला पॉइंट हो गया सर। अगला क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। सर ये बड़ी अजीब बात है सर, पूरा लिख देता हूं इसको, रुक जाओ। स्टॉक इन ट्रेड सर एक्सक्लूड कर दिया था आपने कि सारा का सारा स्टॉक क्या हो गया? बाहर हो गया। फिर इंक्लूड पार्ट में लिख रहे हो कुछ लोगों का स्टॉक कैपिटल एसेट है। स्टॉक इन ट्रेड ऑफ FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। भाई ये बाहर की इंस्टीट्यूशंस होती हैं, बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, हालांकि इनका बिजनेस यही होता है इंडिया की मार्केट में हजारों करोड़ लगाना, फिर बेचना, एग्जिट करना, बट सरकार कहती है हम इसको कैपिटल एसेट ही मानेंगे। तो FIIs होता है बच्चे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs। तो सर इसका मतलब तो अभी ये निकल रहा है, आपने इंक्लूड पार्ट में लिखा, और जब आपने यहां लिख दिया स्टॉक, तो ये भी बाहर हो गया, नहीं हुआ। सरकार ने लिखा कि इसमें ना ये मत मान लेना, एक्सक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो क्या स्टॉक इन ट्रेड ऑफ FII कैपिटल एसेट है? स्टॉक इन ट्रेड ऑफ FII कैपिटल एसेट है? यस है। इंक्लूड्स में तो है और एक्सक्लूड में बाहर नहीं हुआ है, बाहर नहीं हुआ है भैया। सी पॉइंट अभी रीसेंट अमेंडमेंट आई है, रीसेंट डेवलपमेंट है, अभी मैं एकदम से डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आप सिर्फ अपने यहां पे यूलिप लिख दो बस। मैं अभी नहीं बोल सकता इसको, ऑफ ट्रैक चली जाएगी बात। आप अभी लेके चलना, इग्नोर ही कर देना, सिर्फ यूलिप लिख के, एनालिसिस का पार्ट अभी ये है ही नहीं, ठीक है ना? और 2 लाइनें छोड़ देना, इसके आगे मैं कुछ लिखवाऊंगा, अभी नहीं लिखवाऊंगा, बट जब थोड़े से हम बड़े हो जाएंगे तब। सर पॉइंट नंबर ए समझ आ रहा है सर, हर चीज इंक्लूड हो गई है, स्टॉक इन ट्रेड ऑफ FII इंक्लूड हो गया है, और बाहर हो गया सारे बिजनेसमैन का स्टॉक बाहर हो गया। सरकार ने आपके घर का आटा, दाल, चीनी, फ्रिज, कार, बाइक, ये सब भी बाहर कर दिया। सरकार ने बोला
मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, यानी कि ऊपर आपके घर में आपकी जो बाइक है, क्या मैं कह सकता हूं वो इंक्लूड पार्ट में आ रही है, बट एक्सक्लूड पार्ट में क्या हो गई, बाहर हो गई। हाँ, क्या दोस्त, पर्सनल इफेक्ट्स। तो जो आपकी कार है या बाइक है, कह सकता हूं पॉइंट नंबर ए में आ रही है, लेकिन एक्सक्लूड के अंदर बाहर हो गई। कितनी अच्छी है सरकार बेटे, आपको कैपिटल गेन से बचा लिया सरकार ने। मानते हो नहीं मानते, या नहीं रहना था आपको कैपिटल गेन में? नहीं रहना था? गवर्नमेंट अच्छी है? आम आदमी पार्टी पूछ रहा था मैं। हाँ, क्या लग रहा है आपको, आपके घर के जितना भी सामान था उसको उन्होंने बोला वो कैपिटल एसेट नहीं है सर, गाड़ी। अच्छा, मूवेबल की बात कर रहा हूँ भैया, आपका जो घर है उसको बाहर करा मैंने भी। आपके जो कार, एसी, टीवी, फर्नीचर जो भी है सारा बाहर कर दिया। सरकार ने बोला जाओ ऐश करो, इसके ऊपर प्रॉफिट कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होंगे। बढ़िया चीज है कि नहीं है? आपके घर में कोई ऐसी चीज है जिस पे प्रॉफिट हो रहा है आपको? नहीं नहीं, वैसा नहीं। मतलब सपोज कर मैंने फ़ोन खरीदा, मान ले 50,000 का फ़ोन खरीदा, खरीदते ही क्या ये 70,000 का बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। आपके घर में जो टीवी लगा हुआ है, मान लो आपने 50,000 का खरीदा, 60 का बिक जाएगा? फ्रिज बिक जाएगा? एसी बिक जाएगा? एक भी चीज़ तुम्हारे घर में ऐसी नहीं है जिस पे प्रॉफिट हो रहा हो तुम्हारा। एक भी चीज़ हो बता दो, समझ रहे हो? कोई चीज़ सोचो, दिमाग लगाओ। घर में कोई ऐसी चीज़, सोना कहाँ रखा है? घर पर है? किधर? सर आपके घर पे है? मेरे घर तो कुछ भी नहीं। है सर, हाँ, है, बियर है ना, वोडका। क्या है? वोट का? अच्छा, आप तो ज्यादा गहराइयों में चली गई। सोने के बिस्किट? हाँ, वो चाय के साथ खा लिया मैंने आज। हाँ, घर में कोई ऐसी चीज सोच के बताओ जिस पे प्रॉफिट है। गोल्ड। सरकार कह रही है गोल्ड बाहर नहीं करूंगी। यहां पे लिखा है एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी, यानी कि सरकार को पता है तुम्हारे घर में कौन सी ऐसी चीज है, अभी लिस्ट और भी आगे जाएगी ये वाली। सरकार को पता है तुम्हारे घर में ऐसी कौन सी चीज है जिस पे प्रॉफिट हो सकते हैं, तो सरकार ने उसको तो बाहर करा नहीं। और जिन चीजों पे तुम लॉस क्लेम करते, सेट ऑफ का चैप्टर तुम कर चुके हो कि कैपिटल गेन का लॉस कैपिटल गेन की इनकम से हो जाता, तो सरकार ने तुम्हारे लॉस को बनने ही नहीं दिया है भाई साहब। और जहां पर गेन होगा सरकार कह रही है इसको बाहर मत कर रही मैं। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट सारे बाहर, एसी, टीवी, बेड, एवरीथिंग बाहर, एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी, क्योंकि सरकार को पता है उस पर आपको गेन हो सकता है। सर घर का सामान ऑफिशियल नहीं, जो और जैसे यहां पे जो लगा है दिस इज ऑफिशियल। जो आपके घर पर है सारी चीजें वो क्या हो गई, पर्सनल हो गई। जो मर्जी मतलब कुछ भी सोच ले। गाड़ी, हाँ, पर्सनल। अगर ओनर कंपनी है तो ऑफिशियल है ना, समझ रहे? किसके नाम पर है उससे पता लगेगा कि वो पर्पस क्या है। कंपनी ने खरीदी है तो ऑफिशियल पर्पस होता है। हाँ, एंटीक चीजें, एंटीक चीजें इसमें भी इंक्लूड कर दूंगा। इंक्लूड बोले तो यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है, ज्वेलरी, बुलियन, सोने के बिस्किट। ठीक है, बुलियन होता है गोल्ड के बिस्किट्स। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, वर्क ऑफ आर्ट, ड्राइंग्स, कुछ होती है ना हाई लेवल ड्राइंग्स जो मैं बनाता हूं कभी कभी एग्जाम्पल में, वो वाली। हाँ,
शेयर्स को चल बोलूंगा इस पे, शेयर्स यहां पे नहीं लिखा हुआ, शेयर कैपिटल एसेट ही है आपका। जैसे कि उसको ना पर्सनल नहीं बोला जाता, समझ रहे? पॉइंट अच्छा है, लेकिन वो यहां पे नहीं है, बट उसको पर्सनल नहीं बोला जाता। ठीक है, और क्या है? ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, मूर्तियां होती है बेटा। ठीक है, और इस तरीके से एक दो पॉइंट और होंगे, लेकिन सरकार को ये पता है कि भाई साहब ये वाली चीज़ें जो हैं ये ओवर द पीरियड बहुत महंगी हो जाती हैं, इस पर गेन्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो किसके पास थी? वो विजय माल्या के पास थी। ठीक है, लंदन में ऑक्शन हुई थी उसकी, तो उस टाइम विजय माल्या ने ऑक्शन करके उसे 1,00,000-2,00,000 रुपए में ऐसे खरीदी थी। ठीक है, तो लेकिन जब वो उसने गवर्नमेंट को बेची तो बहुत ही ज्यादा करोड़ों में बिकी थी। मेरे को एग्जैक्ट ऐसे नहीं पता कितने की बिकी होगी या क्या है। ठीक है, तो वो क्या है आपके हिसाब से? क्या वो कैपिटल एसेट है? यस, क्योंकि वो आपका आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल चीजों के अंदर आ जाता है, तो वो बेसिकली सरकार क्या बोल रही है कि भैया इसके अंदर आ रहा है वो। बताइए, क्लियर है? यानी कि भैया अगर तुम अपने घर की ज्वेलरी, अब अगर मैं सवाल पूछूं आपके घर में मान लो ज्वेलरी पड़ी हुई है, अगर उसको बेचते हो तो पहली बात, ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, और अगर वो है तो उसको बेचने पे प्रॉफिट होगा, तो क्या लग जाएगा आपको? कैपिटल गेन्स। बट मुझे बताइए, ज्वेलरी बेचता है कोई? हम्म, मैंने तो ट्राई करा था घर में बोलने का वाइफ को, एक प्रपोजल दिया था। हाँ, मैं खाना नहीं मिला था, तुम्हारी तरह नसीब नहीं है, 6 रोटी मुझे फिर हफ्ते मिली थी। ठीक है, हाँ, एविएशन टरबाइन, एटीएफ। यार ये ज्वेलरी ना, मतलब इसकी ना नोटिफिकेशन होगी, इसमें ज्वेलरी, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, ये सब भी आ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से जो आप बोल रहे हो वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ज्वेलरी पे डिस्कस करता हूँ। कितने बच्चे कहते हो ज्वेलरी बेचनी चाहिए? जैसे प्राइस बढ़ गए, मान लो मेरी जब शादी पे ना, तो ज्वेलरी तब कितने की थी? 23,000 पर 10 ग्राम्स, यही होता है ना, तोला होता है ना 10 ग्राम का, पता है सब बच्चों को। और अभी क्या रेट हो गया? मान लो 50,000 पर ग्राम। 50 से ज्यादा है? अच्छा, ठीक है, तो मैंने, आप ये लगा लो 2014 में शादी हुई थी, 15 में हुई थी, मेरे को याद नहीं है, 2015 लगा लेते हैं। ठीक है, याद नहीं आ रहा, अच्छा मैम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 2015, और अभी क्या चल रहा है? 2022। 7 सालों में पैसा डबल हो गया। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर कितने गलत इंसान हो आप, बेचने को बोल रहे हो मैम को ज्वेलरी। ठीक है, पर मेरा पॉइंट ये था कि अगर मान लो प्रॉपर्टी खरीदनी है तो लोन लेने की क्या जरूरत है? एसेट कन्वर्ट हो जाएगा, ज्वेलरी से और बना लेंगे ज्वेलरी। लेकिन क्या ऐसा होता है? मतलब मैंने मैम को पूरी ये स्कीम बताई, मैंने कहा मैं प्रॉपर्टी बनाने को तैयार हूँ। ठीक है, मेरे साथ मतलब ना क्या रहता है, मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता लोन लेने में, क्योंकि क्या होता है कि फिर आपका ना लाइफ ना अटक जाती है, आपके डिसीजंस ना अटक जाते हैं लाइफ में। तो मैं हमेशा क्या चाहता हूँ कि लोन का जरूरत पड़े ही ना, मतलब एकदम मिनिमम पड़े। तो अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, हाँ, तो मैंने मैम को बोला कि जो ज्वेलरी पड़ी है, तो मैंने बोला मैंने तो गिफ्ट करी थी, तो मैं ना हर एनिवर्सरी और उस पर दुष्यंत सर बताते ना मैं ज्वेलरी गिफ्ट करता रहता हूँ, इसी दिन के लिए करी थी कि एक दिन गोल्ड इकट्ठा हो जाएगा तो प्रॉपर्टी बना लेंगे। तो मैम गुस्सा हो गई एकदम। मैम ने कहा आपको इमोशंस की कदर ही नहीं है, ये मेरी मम्मी ने दिया था, ये आपने दिया था, यहाँ दिया था। ठीक है, फिर वो कहती आप अपनी भेज दो जो। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मैंने कहा मैं तो भेज दूंगा जो भी मेरी है, घर बन जाएगा। कह रहे नहीं घर नहीं। मैंने बोला घर भी आपके नाम पर। ठीक है, तब भी नहीं मानी। तो मैं जानना चाहता हूँ लड़कियों से, क्या ये लॉजिकल होता है या नहीं होता? नहीं होता, नहीं बेचनी चाहिए, बट एसेट ही तो बन रहा है। हाँ, सर सर पहन के भी तो जाना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो
ज्वेलरी पे अगर जैसे सपोज करो मैं बेचता तो जो भी गेन्स होते हैं मेरे ऊपर कैपिटल गेन होते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही प्लानिंग लंबी लेके चलता हूँ। जब भी मैम के लिए गिफ्ट लेता हूँ मैम के नाम पे इनवॉइस बनाता हूँ, तो अगर वो कल को बेचेंगी तो गेन भी उन्हीं के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो मतलब वैल्यू एप्रिसिएशन ये है, और जो भी प्रॉफिट अगर इससे होता तो वो सारा का सारा कहाँ टैक्सेबल हो जाता, कैपिटल गेन्स में। सर और क्या चीज़ें बाहर हो रही हैं, और बाहर हो रही है भाई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल इनकम याद है आपको, मैंने कराया था वहाँ पे एक टेबल बनाया था। एग्रीकल्चरल लैंड दो टाइप के होते हैं, रूरल अर्बन। रूरल के नीचे लिखवाया था इट इज़ नॉट ए कैपिटल एसेट। वो यहाँ आपका पॉइंट आता है भाई साहब, अगर तुम्हारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है और अगर वो रूरल एरिया में है और उसको तुम बेच के तुम 10 करोड़ का प्रॉफिट कमा लो, कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा? वो नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा वो। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड आपका कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, सर ये क्या होता है सर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड? आइडिया किसी बच्चे को? क्या होता है ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स? ये तो तूने अच्छा लॉजिक लगाया वैसे। गोल्ड को डिपॉजिट करेंगे बॉन्ड, और ये गोल्ड का कलर भी बना दिया था मैंने, पर डिपॉजिट नहीं करा तूने अभी तक। एक बात बताओ, आप जितना भी गोल्ड खरीदो, आपको क्या लग रहा है पैसा जो आपने मान लो 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया, आप ज्वेलर के पास गए, 10 लाख रुपए का आपने गोल्ड खरीदा, उस गोल्ड को कहाँ रखते हो आप? बिल्कुल भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। अभी तुम बताओ अगर मैं भाग के ले आऊंगा कहाँ रखते हो? घर पर? घर पर कहाँ पर? मुझे पता है। ठीक है, तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में क्या होता है, आपने गोल्ड खरीद लिया और आपने घर में मान लो कहीं पे छिपा दिया या बैंक में डाल दिया। बैंक का पता है आपको लॉकर सिस्टम होता है? सबके लॉकर में ही पड़ा है मतलब। ठीक है, लॉकर सिस्टम होता है। तो लॉकर के अंदर ये तिजोरी बना दी बेटा मैंने तुम्हारी, ये यही वाली ड्राइंग है बच्चों। ऐसे खुलता है ना ये लॉक। तुम्हारे पास बहुत गोल्ड है लग रहा है, लॉक भी छोटा लग रहा है तुम्हें। ठीक है, तो बेसिकली, और ये आपकी पड़ी है ज्वेलरी। लॉकर से दिख रहा है ट्रांसपेरेंट। अगर आपको लेना है तो आप ये ले भी सकते हो। देखो तुम्हारे पास खुद आ रहा है ये। ठीक है, तो आपके हिसाब से सपोज करो अगर बैंक में चोरी हो जाए और न्यूज़ आई, आपने टीवी चलाया, कौन से बैंक में गोल्ड रखा हुआ है? कह रहे सर नहीं बताऊंगा, आप गलत गलत बातें कर रहे हो। चलो मैं एग्जांपल अपना ले लेता हूँ, मेरे पास कोई गोल्ड नहीं है। ठीक है, मान लो मैंने एसबीआई में लॉकर लिया हुआ और न्यूज़ आ गई एसबीआई में चोरी हो गई है, और जिसने भी चोरी करी है उसने सारे लॉकर को तोड़ के सारा गोल्ड ले गया। वो हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है ना। मेरा आपसे सवाल है, आपका यहाँ पे जो गोल्ड पड़ा था 40 लाख का पड़ा था, वो रिकवर हो जाएगा या गया? रिकवर हो जाएगा। किससे मांगोगे? क्या बोलोगे बैंक को? हमारा गोल्ड था। बैंक का कहाँ लिखा है? गोल्ड की स्टेटमेंट है कोई? कुछ भी नहीं है भैया। यहाँ पे जो पड़ा है ना वो किसी को भी नहीं पता। दिस इज नॉट अकाउंटेड। बैंक आपको सिर्फ एक तिजोरी दे रहा है, बैंक देख भी नहीं रहा उसमें तुम क्या डाल रहे हो। तुम उनमें प्रॉपर्टी के पेपर डाल रहे हो, तुम उसमें कुछ भी डाल रहे हो, कुछ नहीं पता बैंक को, अनअकाउंटेड है वो। अगर वो चोरी हो गया तो वो गया, बैंक को पता ही नहीं है क्या है उसमें भाई साहब। आप क्या बोलोगे 10 करोड़ चोरी होगा, भाई कहाँ लिखा है ये? तो बेसिकली बैंक में जो रखते हैं ना, ये हमारा भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा, बट अगर बैंक से गोल्ड गया तो गया।
समझ रहे हो? लेकिन बस ऑब्वियसली इट इज टू बिग टू फेल, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है, हमारा भरोसा होता है बैंक्स के ऊपर तो हम ये चीज करते हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 रुपए की गारंटी नहीं है, 1 रुपए की। किसी को पता ही नहीं है कितना गोल्ड है, तुम यहाँ पे 10 करोड़ का गोल्ड रख दो, नहीं पता बैंक को। लेकिन हाँ, जिस दिन इनकम टैक्स की रेट पड़ी उस दिन लॉकर भी खुलेगा तुम्हारा। ये मत सोचना सारा गोल्ड वहीं रख लो, थोड़ा मेरे पास आके जमा करा देना। बड़ा आपका बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल दिमाग में तो अच्छा है वैसे, रख सकते हो। ये वाली इतनी वाली रिकॉर्डिंग ना मैं तुम्हारे घर में भेजता हूँ कि जरा ना इसके अलमारी चेक कराई जाए आज, लॉकर। और जो पाउडर के डब्बे हैं उसकी चेकिंग हो ढंग से, सही में पाउडर है या लग रहा है कि पाउडर लग रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है ना? तो बेसिकली इसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता। इसी बात पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। सपोज करो आपके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और बैंक में चोरी हो गई है, बैंक बैंकरप्ट हो गया, तो 10 लाख मिल जाते हैं क्या आपको पूरे? 5 लाख मिलता है। जैसे सपोज करो ना 50 लाख रखे हुए ना, तो उस अकाउंट की सिर्फ इंश्योरेंस होती है 5 लाख रुपए तक की, समझ रहे हो? और गोल्ड की तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि जब इसका मैकेनिज्म, अगर तुम कभी जाओगे ना, आप जैसे बैंक में गए तो बैंक वाला आपको कहता है वो रहा लॉकर, चाबी आपके पास होती है, आप वो चाबी खोलते हो, आपने जो डाला उसको नहीं पता, आप वापस आ गए, क्या निकाला उसको नहीं पता, वापस आ गए, समझ रहे हो? तो लॉकर के अंदर ये होता है। अच्छा, मेरा पॉइंट इतना था, आपने एक एसेट खरीदा 10 लाख रुपए का और आपने उसको लॉकर में डाल दिया, क्या वो सर्कुलेशन में है? क्या उससे फर्दर पैसा क्रिएट हो रहा है? अगर मैं वही 10 लाख रुपए से, मान लो मैं बिजनेस चलाता, तो वो 10 लाख से कितनी जगहों पे चीजें सर्कुलेट होती। लेकिन जब तुम गोल्ड खरीदते हो तो क्या हो रहा है, वो पैसा डेड हो गया है। वो तुमने जो पैसा जूलर को दिया उसकी साइड का तो सर्कुलेट हो रहा है, पर तुमने एक ऐसी जगह पे डाल दिया, वो डेड हो गया है पैसा। सरकार कहती है ऐसा मत करो। आप सोच के देखो, अगर आप अपने पूरे कैश को गोल्ड में कन्वर्ट कर दोगे, इज इट गुड फॉर द इकोनॉमी? आपका जितना पैसा है आपने उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है? नहीं। ठीक है, तो सरकार कहती है आपके पास जो भी गोल्ड पड़ा है ना तुम्हारे लॉकर में, तुम वो सरकार को दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दो। यानी कि मान लो अगर ये एक नेकलेस है और ये पेंडेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिपॉजिट कर लेगी और इसको क्या करेगी, इसका क्या करेगी? भेज देगी? नहीं, इसको मेल्ट कर देगी, इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, ये गोल्ड मेल्ट हो जाएगा, बिस्किट के फॉर्म में आ जाएगा। गवर्नमेंट बाहर जब लोन लेती है तो गोल्ड के बिस्किट्स को डिपॉजिट रख के और वो करती है। तो गवर्नमेंट ने इसको मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद एक बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड मतलब एक सर्टिफिकेट जैसे डिबेंचर होता है कि जी आपने मुझे 10 ग्राम दिए, जब हमने मेल्ट करा तो हमने उसका वे करा 10 ग्राम, और अभी रेट कितना चल रहा है जी? 50,000। ये लीजिए बॉन्ड। मेरे हाथ में एक बॉन्ड आ जाएगा जो कि ये दिखाता है कि इस बॉन्ड मैंने 10 ग्राम दिया तब जाके मेरे को बॉन्ड मिला है, तो ये बॉन्ड की वैल्यू क्या हो गई? 50,000। अब अगर मैं चाहूं, अगर मैं इसको बेचता हूं, मान लो 2 साल बाद, ये बॉन्ड का तो यही लिखा होगा ना 10 ग्राम, लेकिन 2 साल बाद अगर ये 10 ग्राम 80,000 का, ये बॉन्ड की मार्केट होती है, तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया? 30,000। क्या ये कैपिटल एसेट है? नहीं है। गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दिस, नो। गवर्नमेंट कह रही है तुम अगर खाली ज्वेलरी बेचोगे तो कैपिटल एसेट है, और अगर बॉन्ड के थ्रू बेचोगे तो नहीं। तो ये एक अच्छी टैक्स प्लानिंग है। ये मेरा भी दिमाग अभी चल रहा है, मान लो अगर कभी किसी को गोल्ड बेचना हो तो रादर देन डायरेक्ट जाने के बजाय गवर्नमेंट को पहले डिपॉजिट कर दो, फिर उसकी अगर मार्केट में ट्रेड हो जाए तो अच्छी प्लानिंग है। समझ रहे हो? ऑब्वियसली इसमें कुछ प्रोसीजर्स होंगे। हाँ, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि कमर्शियली क्या वायबल है क्या नहीं है, बट दिस कैन बी अ रूट अगर आप इसको यूज करो। गवर्नमेंट इसके अलावा, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये सक्सेसफुल मॉडल है? लोग निकालते ही नहीं ज्वेलरी, समझ रहे हो? लोग कहते नहीं भाई हम नहीं निकालेंगे ज्वेलरी। तो गवर्नमेंट इनफैक्ट इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देती है, कहती है तुम मेरे को 50,000 का बॉन्ड दो, मैं तुम्हें 2%
इंटरेस्ट दूंगी। तुम्हारा लॉकर में गोल्ड पड़ा हो, तुम्हें ब्याज दे रहा है? नहीं दे रहा। तुम मेल्ट कराओ, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे बताइए, क्या कन्विंस हो जाओगे आप देने के लिए? ये स्कीम सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज इंडिया का जो कल्चर है, दे डू नॉट बिलीव कि हम गोल्ड को सेल करें। ओनली इन केस ऑफ सुपर इमरजेंसी आप ये सोचते हो, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट एवरीबडी लाइक्स टू ट्रेड। समझ रहे हो? तो बेसिकली गवर्नमेंट अगर ये भी दे रही है ना, इस पे और सुन लो, ये जो 2% की इनकम होगी, इसका कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने बोला ये इनकम भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन फिर भी लोग नहीं लाते। ठीक है ना? टैक्स के बेनिफिट देना अपनी बात है, लेकिन एक 2% ये सब चीजें समझ नहीं आती। समझ रहे हो? आपको क्या लग रहा है मैं घर में अपनी वाइफ को समझाऊंगा, समझ आएगा उनको? समझ रहे हो? कोई फायदा नहीं, आप भी मत समझाना। ठीक है ना? तो गोल्ड के ऊपर जो चल रहा होता है वो यही होता है, कस्टमरी चीजें होती हैं, ऐसे नहीं बेची जाती चीजें। तो हमारा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड ऐसे और डिफेंस बॉन्ड्स करके या एक स्पेसिफाइड बॉन्ड जब हम बुक में पढ़ेंगे, ऐसे इसी से रिलेटेड कोई बॉन्ड्स के नाम लिखे होंगे, स्पेसिफाइड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, तो वो भी हमारे कैपिटल एसेट नहीं होते। कुल मिलाकर अब आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूं तो क्या वो कैपिटल एसेट है? बाइक बेच रहा हूं तो? और अगर वो गाड़ी कंपनी के नाम पे होती? हाँ हाँ, कंपनी बेचती, मान लो कंपनी बेचती, तो एक बार जरा डेफिनेशन के थ्रू जाओ, क्या वो ए पार्ट में आ रहा है? कंपनी के नाम पे गाड़ी है, ये ले लो ना, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, एडू जंक्शन, पॉइंट नंबर ए में आ रहा है। एक्सक्लूड हो रहा है क्या कहीं? कहीं नहीं एक्सक्लूड हो रहा। इसका मतलब अगर आप ये लेके चलोगे, ये फर्नीचर, ये प्रोजेक्टर, ये स्क्रीन, यहाँ पे जो भी चीज़ें अगर मैं इसको बेचूंगा, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन लगेंगे। ये है तो मेरे बिजनेस के एसेट, पर कैपिटल गेन इस पे लगेगा। और आपको क्या लग रहा है, मैं इनको बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा, लॉस? तो कैपिटल लॉस बन रहा होगा। लेकिन अभी और भी गहरी बातें हैं, क्या क्या चीज़ें और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो है, पर ये आपका क्या हो गया बच्चे, कैपिटल एसेट की पूरी डेफिनेशन। ये नोट कर लिया? चलिए गुड। ऑनलाइन सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। सर अब होता क्या है सर? देखो बेटे, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको ये तो पता लग गया कैपिटल एसेट क्या होता है। कैपिटल एसेट दो टाइप के होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सर ये कैसे डिफाइन होता है? इट इज डिपेंडेंट ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। आप कितने टाइम से एक एसेट को होल्ड कर रहे हो। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो होता है, if any capital asset is held by, ऐसे लिख देना, is held by assessee for a period not exceeding 36 months. Immediately preceding the date of transfer. ये लैंग्वेज पेचीदार है। चलिए, अगर मैं इसके बारे में बोलूं ना, वो क्या बोल रहे हैं, देखो भाई, सबसे पहले तो ये डिफाइन हो जाना चाहिए कि वो कैपिटल एसेट है, उसके बाद ही मैं इसकी बात करूंगा ना। अगर कोई चीज कैपिटल एसेट नहीं है, उस पर थोड़ा मैं बात कर रहा हूं। तो पहले तो आप ये डिफाइन कर चुके हो कि 2 क्लॉज 14 के अंदर आपका क्या बन गया बच्चे, कैपिटल एसेट।
अब वो कैपिटल एसेट या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है, लॉन्ग टर्म। सर क्या फर्क पड़ता है बेटे, अलग अलग एसेट पे को बेचने पे अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। कभी 10% टैक्स रेट लगेगा, यहाँ पे स्लैब रेट जैसा नहीं लगेगा। ये सारी बातें लिखवानी है मैंने, कभी 10%, कभी 15%, कभी 20%। तो इसीलिए एसेट की कैटेगराइजेशन भी जरूरी है। तो इफ अ कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय एसएससी for a period not exceeding 36, it should not exceed 36 months। मेरा आपसे सवाल है, मेरे पास एक घर है और वो डॉट 36 मंथ्स तक मैंने होल्ड करा। 36 मंथ्स मीन 3 years, डॉट 3 साल। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। 3 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 3 साल या उससे कम। इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, इसका भी क्या रेलेवेंस है, ये अभी हम जब एग्जाम्पल बनाएंगे तो देखेंगे। ये इमीडिएटली बिफोर का अपना रेलेवेंस होगा। और अच्छा, इधर मेरे को और भी लिखना है। 36 months will be replaced with 12 months। ओके, कुछ चीजों में बच्चे 36 मंथ्स की जगह क्या लगेगा, 12 महीना। और ये सारे आपको याद रखने होंगे। सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स। सर यूनिट्स क्या होता है बेटा, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स। तो देखो सिक्योरिटी में क्या आ जाता है, इसमें शेयर्स आ जाते हैं, यस आ जाते हैं, इसमें डिबेंचर्स आ जाते हैं, यस आ जाते हैं। ऐसे करके सिक्योरिटी की अपनी डेफिनेशन है, उतनी डिटेल में नहीं जाना आपको, मोटा मोटी क्या समझना है, शेयर्स डिबेंचर्स आ गए भाई साहब इसमें। लेकिन यूनिट्स, यूनिट्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड वाले ना शेयर्स नहीं बोलते, डिबेंचर्स नहीं बोलते, यूनिट्स बोलते हैं। तो यूनिट्स को मैं बाहर कर रहा हूं, उनको इस वाली कैटेगरी में नहीं है वो 12 महीने वाले में, ठीक है। लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कहने का मतलब है लिस्टेड शेयर होना चाहिए। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो लिस्टेड होना चाहिए भैया। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई। थर्ड इज जीरो कूपन बॉन्ड्स। सर ये आप क्या लिख रहे हो बच्चे, दुनिया जहान में बहुत सारे एसेट है, जिन एसेट के ऊपर कुछ स्पेशल कैरेक्टर है उसके बारे में मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 36 मंथ्स की जगह आपका क्या लग जाएगा, 12 मंथ्स लग जाएगा। जैसे कि पहला वाला पॉइंट आपको ये वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी हो गई जो मेरी लिस्टेड है लेकिन यूनिट नहीं आएगी। दूसरा, ये जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड होते हैं ना, ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड के बिना 1000 प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तुम कैसे कस्टमर हो तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्रोडक्ट बना रखा है। अगर मैं म्यूचुअल फंड हूँ तो अगर मैं तुम्हारा पैसा मेजरली कहाँ पे लगाता हूँ, तुमसे पैसा लेता हूँ। म्यूचुअल फंड समझते हो सारे, बेसिकली थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे लेके पूल ऑफ फंड्स एक जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ मैं, शेयर्स में करता हूँ, डिबेंचर्स में करता हूँ, गवर्नमेंट बॉन्ड में करता हूँ। आपसे पैसा लेके मेजरली कहाँ लगा रहा हूँ मैं, इक्विटी मार्केट में लगा रहा हूँ, शेयर्स में लगा रहा हूँ। या फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इंडिया के अंदर ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो बच्चे CA/CET करके आए उनको पता होगा, यूटीआई सबसे पहला म्यूचुअल फंड था इंडिया में जो सरकार लेकर आई थी, ठीक है। इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड कैसे आया, प्राइवेट प्लेयर ने स्टार्ट कर दिया, पार्लियामेंट के थ्रू आता है, सरकार इस कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी। ऑब्वियसली आज के टाइम पे बहुत सारे लोग चला रहे हैं इसको, बड़े बड़े प्लेयर, लेकिन यूटीआई इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड है। तो उसके भी अगर यूनिट्स आपके पास हैं तो उसके लिए 36 महीने लगेगा या 12 महीने लगेगा, 12 महीने लगेगा। एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है बता दूंगा, बस इतना समझना। जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये भी इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है? $36 months will be replaced with 24 months। कुछ केसेस में 36 मंथ्स नहीं चलेगा, 24 मंथ्स चलेगा। अनलिस्टेड शेयर्स,
मान लो बहुत सारी कंपनियां बच्चे जो लिस्टेड नहीं है, जैसे सपोज करो अगर मैं एडू जंक्शन को कंपनी बना लूँ तो इसके शेयर मेरे पास और दुष्यंत सर के पास होंगे, और अगर मैं इस शेयर को बेचता हूँ किसी को, थोड़ा सा भी डाइल्यूट करता हूँ, तो मैं कौन सी कैटेगरी में आ रहा हूँ? अनलिस्टेड शेयर की कैटेगरी में आ रहा हूँ। ये आप रिलेट कर पाओगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपका जो घर है, आपका जो घर है, पहली बात तो ये बता दो कैपिटल एसेट है कि नहीं है? कैपिटल एसेट है। 36 मंथ्स लगेगा या 24 महीना? 24 महीना। क्लियर है जी? तो ये शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन है। इन एसेट के लिए 36 महीने की जगह 12 महीने, इन एसेट के लिए 36 की जगह 24, बाकी सारे एसेट बाय डिफॉल्ट कौन से में आ जाएंगे? 36 मंथ्स में। आपको दिमाग और लगाने की जरूरत नहीं, ये याद है तो कॉन्फिडेंस है। बाकी सारे किस कैटेगरी में आ गए? ऊपर वाली कैटेगरी में आ गए। सर जी लॉन्ग टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म बहुत ही आसान, एनी कैपिटल एसेट other than short term capital asset is a long term capital asset. हाउस क्या है? हाउस शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, उसके लिए डिफाइनिंग पीरियड क्या है? 24 मंथ्स। अगर आप अपने घर में रह रहे हो, मान ले 10 साल से रह रहा है, तो तेरा एसेट क्या हुआ? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? और अगर 6 महीने से रह रहा तो 24 महीने का कैटेगरी ले रहा हूं मैं। और अगर कोई भी एसेट, अगर भैया कोई भी एसेट अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसमें और बात हमने नहीं लिखनी। सर जी ये करने का क्या पर्पस है? आइए, हालांकि मुझे बताना है आपको कैसे पीरियड ऑफ होल्डिंग निकलता है, बहुत डिटेल्ड है। एक दिन की गलती से कोई एसेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बन सकता है, तो हम देखेंगे इसको, लेकिन एक बार फ्लो में चलो एग्जाम्पल बना ही लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिखना बच्चे। मिस्टर ए purchased jewelry on 1st April 2008 for 10 lakhs. Jewelry was sold on 10th July 2010 for 30 lakhs. मेरा आपसे सवाल है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है? नाउ लेट्स, आप आइडिया तो लगा दोगे अभी। पहले कोई भी चीज शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है कि वो एसेट आप कितने टाइम से होल्ड कर रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड, अगर मैं सोल्यूशन में बोलूं, मुझे निकालना होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। अरे भाई मैं कितने टाइम से होल्ड कर रहा हूं उसको। आप मुझे बताइए कौन सी डेट से होल्ड कर रहे हो आप? यू परचेज्ड ऑन 1/4, सो इट इज 1/4/2008 से लेकर कौन सी डेट? 10th बोलूं या 9th बोलूं? क्योंकि आप एक लॉजिक लगाओ, ये कॉमन सेंस की बात होती है। जब तुमने 1/4 को खरीदा तो किसी ने तो बेचा होगा, ठीक है ना? तो वो एक ही दिन पे दो लोग ओनर होते हैं क्या? नहीं। तो जब मैंने तुम्हारी परचेज जब तुमने करी, तो मैंने वो तुम्हारे इधर काउंट करवा दिया कि 1/4 को गिन लो। अब जब तुम बेच रहे हो तो भैया 10/7 को जब तुमने बेचा तो किसी ने तो खरीदा है, तो 10/7 को मालिक कौन है? वो दूसरा बंदा है वो। तो आपको यहां पे क्या लिखना है जी? क्लियर है? अब जरा डेज गिनते हैं। अप्रैल, अच्छा अगर मैं बोलूं, क्या मैं बोल सकता हूं 1/4/8 से लेके 31 मार्च 9 तक 1 साल हो गया?
फिर 1/4/9 से लेके 31 मार्च 10 तक 1 साल, 1/4/10 से लेके 9/7/10 तक कितने महीने हो रहे हैं? पहले तो ये अप्रैल मई जून 3 महीना पूरा लूंगा, 9वां तारीख भी, क्योंकि मैं ही मालिक था। तो कितना हो गया बच्चे ये? 2 years 3 months. So it is a short term और a long term. अब ये डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। ज्वेलरी किधर आ रहा है बता दो। आई मीन टू से, आई एम सॉरी, मतलब ज्वेलरी के लिए 36 महीने, ड्राइविंग फोर्स है 12 है, 24 है, 36. सो इट इज 36. सो इट विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल। क्लियर है आपको कैसे निकल रहा है? मैं डेट चेंज कर देता हूं, फिर एक आप निकालना। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने सेल करी सारी बातें सेम है, जो आपने परचेज करी वो वही है, जो आपने सेल करी है दैट इज 1411। शॉर्ट टर्म आ रहा है। 1/4 को बेचिए तो 1/4 तो लोगे नहीं, 1/4 से लेके 31 तो एग्जैक्ट 36 मंथ्स आ रहा होगा, है ना। और अगर मैं इसको 2 तारीख कर दूं तो क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म बन जाएगा। ये सबको समझ आ गया? क्लियर है पक्का से? क्योंकि ये ना इस पॉइंट पर भी आ सकती है बात कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, तो आपको डेज निकालना आना चाहिए। कुल मिलाकर अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, परचेज डेट मैं ले लेता हूं, सेल डेट एक दिन पहले ले लेता हूं, और दोनों डेट को इंक्लूसिव काउंट जरूर करता हूं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आप एक बार लैंग्वेज पढ़िए, अब आपको समझ आ रहा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्यों लिखा हुआ था। मेरे को जो मैंने बेचा है वो डेट नहीं लेनी थी, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, उससे पहले। क्लियर है? चलिए, तो ये बातें हमें कंक्लूड करने में हम मतलब यूज होती रहेंगी बार बार। सर एक बात बताओ, अब एक बनाते हैं बच्चे कैपिटल गेन्स। एक बात बताओ, अगर तुम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचोगे, अच्छा इन दिस केस मेरे को बताइए क्या है, मोटा मोटी क्या समझ आ रहा है आपको? सेल कितने की करी है मैंने? ये सीओए लिख रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपके ब्लड में चली जाएगी थोड़ी देर में बात। कॉस्ट बोल लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल लो। कितने रुपए की कॉस्ट है? गेन कितने के आ गए? शॉर्ट टर्म बोलूं लॉन्ग टर्म बोलूं? क्लियर है जी? तो इसी तरीके से हो सकता है ये लॉन्ग टर्म होता तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आते, पर वो निकलते कैसे अब मैं आपको वो बता रहा हूं। कैपिटल गेन 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ऑनलाइन समझ आ रहा है ना बच्चे सबको? Yes, sir. चलिए सर जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेंगे? आइए, फॉर्मेट है जी इसका, यही फॉर्मेट अपना यूज होना है अब। मतलब जब ये इंट्रोडक्शन ही चल रही हैं चीजें, इसके बाद फिर मैं तुम्हारे साथ इवेंट्स डिस्कस करूंगा, ऐसा हुआ तो क्या हो रहा है, ये क्या है, तो ये वाली बेसिक चीजें आपको सारी समझ आनी है। तो सिंपल सा एकदम, सेल कंसिडरेशन आप जितने का भी बेच रहे हो, ये रिसीव्ड होगा या रिसीवेबल भी हो सकता है।
रिसीवेबल भी हो सकता है. It's not necessary that you have received only then I'll make it taxable. Government is not interested to find out how much you have received. If you have sold it, whatever the price, taxable. Sale consideration less expense on transfer. अब सर ये क्या होता है? बेटे एक बात बताओ, अगर मैं घर बेचने को निकलूं तो क्या मैं ब्रोकर के थ्रू बेचूंगा जनरली या नहीं बेचूंगा? बेचूंगा. मान लो मैं अपने घर को 2 करोड़ का बेच रहा हूँ, ब्रोकर ने बोला भाई साहब मेरे 2 लाख, तो बेचने के लिए मेरा जो भी खर्चा हो रहा है, नीचे एग्जाम्पल ब्रोकरेज हम लिख देंगे, 2 करोड़ में से जो भी खर्चा है ऐसे, ठीक है, कोई भी चीज़ बेच रहा हूँ, ज्वेलरी बेच रहा हूँ, कुछ भी, इफ आई एम सेलिंग इट थ्रू समबडी और वो खर्चा करना ज़रूरी है तो वो लेस हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से आपका खर्चा हुआ है. तो अगर मान लो 2 करोड़ का सेल वैल्यू है और अगर 2 लाख रुपए ब्रोकरेज लग गई तो मैं 2 करोड़ में से 2 लाख माइनस करके यहाँ पर दिखा दूंगा. क्लियर है जी? तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ब्रोकरेज. तो ये मेरा सेल प्राइस आ गया. तो एक तो मैंने सेल प्राइस में से क्या माइनस कर दिया? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर. दूसरा क्या माइनस करूंगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, किस चीज की? ऑब्वियसली कैपिटल एसेट की. भाई मैंने जितने का भी एसेट खरीदा था वो यहां से माइनस कर दूंगा मैं. सर और कुछ आपने देखा बच्चों, अगर सपोज करो आपके पास घर है तो हम लोग उसको रेनोवेट भी कराते नहीं करवाते? ठीक है, तो मैं छोटे मोटे खर्चे नहीं बोल रहा कि कभी वाइट वॉश करा लिया आपने, 20-30 हज़ार रुपए साल के लग गए, 2 साल बाद फिर लग गए. मैं बात कर रहा हूँ फॉल सीलिंग की, कैपिटल रिपेयर्स की. ठीक है, तो मार्बल चेंज कराया, 1-2 कमरे और बन गए. ठीक है, अब इसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है किस चीज़ को बड़ा बोलूंगा किस चीज़ को छोटा बोलूंगा. बोलो सर मैंने पेंट ही 5 लाख का करा दिया, तो ये तो सब्जेक्टिव बात है. लेकिन हम लोग उस एसेट के ऊपर अगर कुछ कैपिटल खर्चा करते हैं तो वो भी माइनस होता है और उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. इसके बारे में भी डिटेल्ड बात करूंगा. एंड लास्ट हमारा आ जाता है ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. कुछ भी आ सकता है सर जी, हो सकता है मेरे को लॉस भी हो जाए. और अभी ग्रॉस निकला है. इसके बाद आखिरी की जो हमारी 2 क्लासेस होंगी इस चैप्टर की वो होती है एग्जेम्पशन. सर ये कौन सी एग्जेम्पशन है? बेटा कैपिटल गेन के अंदर ही एग्जेम्पशंस हैं. एग्जेम्पशंस अंडर 54, 54B, 54EC, ऐसे करके कुछ एग्जेम्पशंस होंगी. अगर आप वो लेना चाहो तो ले लो और नहीं लेना चाहो तो मत लो. वो कुछ कंडीशंस होती हैं, वो पढ़ लेंगे जब पहुंचेंगे. और फाइनली आपका क्या आ जाएगा बच्चे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. ये आपका कैपिटल गेन का वो है, शॉर्ट टर्म का. हाँ जी, 54EC और भी सेक्शंस है, ये मैंने जस्ट जनरली एक वो लिख दिया. अब आते हैं जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे. लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा पेचीदार होता है. जैसे मैं तुम्हें पहले लॉजिक, चलो पहले लिख लेते हैं, जब पहुंचूंगा बोल दूं. लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होगा सर? लॉन्ग टर्म के अंदर भी बच्चे सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर. तो ये आपका आ जाता है जी सेल प्राइस. अब मैं जो माइनस करूंगा उसको बोला जाता है इंडेक्स्ड. ये पॉइंट आ रहा है यहां पे. COA समझ जाना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन.
बच्चों मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ ना, मान लो आप भी जहाँ भी रह रहे होगे, घर कब खरीदा? 2-4 साल पहले, या हो सकता है 15 साल हो गए हो। हम्म? हम्म? 2-4 साल पहले? कितने? 7 साल? 4 साल? ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें अपने इधर का बताऊं, तो शिवालिक, मतलब मालवीय नगर में शिवालिक देखा है किसी ने? ए ब्लॉक गया है कोई? गया हुआ है? फ्रेंड रहते कोई? ठीक है, तो उधर ना शिवालिक में सबसे पहला घर जो था वो हमारा बना था। ठीक है। और रियली में मतलब सबसे पहला घर, मतलब उधर पूरा ऐसे था। तो जो रिफ्यूजीज होता है ना, जैसे आपको पता है पार्टीशन के टाइम पर, ठीक है, तो वो सोसाइटीज़ बनी थी, अलॉट हो गया था। तो सबसे पहले रहने वाली फैमिली भी जो थी वो मेरी थी। मैं तो शालीमार बाग में रहता था, बट मेरे दादाजी इधर आ गए थे। जैसे ही अलॉट हुआ था उन्होंने इतना बना लिया था कि 2 लोग के रहने की, फेजेस में बना था। ठीक है, तो तब उनको घर मिला था। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि उसके 5-6 साल बाद भी वहाँ पे एक फ्लोर 10 लाख का मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को वो घर मिला होगा 4-5 लाख का टोटल। मेरे हिसाब से वो सैलरी से कट के उनको हुआ होगा 4-5 लाख का। और अभी उसके लैंड की वैल्यू, बिल्डिंग तो हमारी पुरानी है, बिल्डिंग तो जो भी बनाएगा तोड़ के ही बनाएगा, लैंड की वैल्यू है 10 करोड़। मेरे को बताओ, अगर मैं बेच दूं, मैं बेचूंगा नहीं, अगर मैं बेच दूं तो सेल प्राइस क्या आएगा? 10 करोड़। बिल्डिंग के साथ ही मान लो कोई मिल गया मेरे को बायर, कह रहा मैं 10 करोड़ देने को दिया, मैंने कह ले भाई 10 करोड़, मैं बेच दिया उसे। सेल वैल्यू क्या हो गई मेरी? 10 करोड़। कॉस्ट क्या पकड़ूं? 4 लाख रुपए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं प्राइस, सेल प्राइस आज का ले रहा हूं जो कि ऑब्वियस है आज बेच रहा हूं, और कॉस्ट कितनी पुरानी ले रहा हूं? 25 साल हो गए सर जी, 30 साल हो गए उस बात को। तो क्या मुझे वो कॉस्ट आज के सेल से कंपेयर करनी चाहिए, या उस कॉस्ट को इन्फ्लेट करके लेकर आऊं फिर कंपेयर करूं? ये चीज शॉर्ट टर्म में नहीं करी मैंने। शॉर्ट टर्म में 3 साल ही तो होता है। सरकार कह रही है यहाँ नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट। यहाँ पर आप अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेट करोगे। इन्फ्लेट करने का मतलब होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो एसेट होता है बच्चे बहुत पुराने होते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो बढ़कर आएगी ना, तो ये मेरे को फायदा मिलेगा, नुकसान होगा? फायदा मिलेगा मुझे, और जो कि लॉजिकल बात भी है। तो बेसिकली इंडेक्स कैसे करते हैं, ये एक टेबल होता है, डिफाइंड टेबल होती है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट निकालती है ये। तो ये क्या होगा, अभी हम लिखते हैं इस पे। जैसे सपोज करो मैंने खरीदा कितने का? 5 लाख का। एक होता है CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये आपके ब्लड में चला जाएगा, CII लिख देना अभी। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। मान लो मैं ट्रांसफर कब कर रहा हूं? इस साल में कर रहा हूं, तो अभी का CII निकला हुआ है शायद से 327 रुपया। रुपए नहीं होता वो, सॉरी, दैट इज 327। ठीक है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कौन से साल का ले रहा हूं? प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। और नीचे लूंगा CII ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन। मैंने खरीदा कब, उसका CII। ठीक है, अभी और भी चीजें आ जाएंगी, लेकिन यहां पे सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लेना, एक जनरली आइडिया दे रहा हूं। मान लो मैंने 5 लाख का खरीदा था, मान लो आज का CII है 300, और जब मैंने खरीदा था तब का CII है मान लो 70, तो मेरी कॉस्ट तो बढ़ गई ना। न्यूमरेटर बढ़ा ही होगा ना, CII हमेशा बढ़ता जा रहा है, और वो 70 फिक्स्ड है, तो हर साल अपने आप कॉस्ट बढ़ रही है ना, सरकार बढ़ा के दे रही है ना मुझे। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सेशन। मैंने अपनी कॉस्ट को इंडेक्स कर दिया, मैंने अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया। क्लियर है सर? अगर आपने ऐसी बात बोल रहे हो तो ऐसा भी तो हो सकता है, आपने धीरे धीरे करके घर बनाया है, कभी रेनोवेट करा होगा, कुछ करा होगा, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा बेटा? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। खरीद खरीद थोड़ा ना है वो। अब तो मैंने मान लो कुछ बनाया, 10 लाख रुपए का बना दिया, 15 लाख का बना दिया, कुछ भी है, तो वो जिस भी साल में मेरा खर्चा हो रहा है वो है।
और यह यहाँ क्या होगा, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आपने 4 लाख लगाए, 5 लाख लगाए, कब लगाए बेटा, CI ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। ऑब्वियसली ऊपर मैंने कब बेच दिया वो CI होगा, और नीचे क्या होगा जी, CI ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपने जब भी इम्प्रूवमेंट करी है वो आ जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस देखोगे तो मैंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के आगे इंडेक्स लगा दिया और एक कॉन्सेप्ट डाल दिया, यहां पे भी इंडेक्सेशन लगा दिया। ठीक है जी। एंड फाइनली मेरा क्या आ जाएगा बच्चे, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस प्लस माइनस। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एग्जेम्पशंस, क्योंकि क्या होता है ना, आप ये लेके चलो कैपिटल गेन, अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी बेचता है ना, प्रॉपर्टी ज्वेलरी, तो गेन्स बहुत भारी होते होंगे, कम होते होंगे, बहुत ज्यादा होते हैं, और इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप 30% के ब्रैकेट में आ जाते हो। एक इंसान जो कि नहीं कमा रहा, उसके लिए 30% में ब्रैकेट में आना एक बड़ा अमाउंट हो जाता है टैक्स का। तो सरकार कहती है कि हम बहुत सारे ऐसे तरीके निकालेंगे जिससे कि आप टैक्स को बचा सको। जैसे एक सिंपल सा आइडिया देता हूं, अगर मान लो मैंने प्रॉपर्टी बेची, सरकार कहती है कि जितना पैसा है ना, इससे दोबारा प्रॉपर्टी खरीद ले, टैक्स नहीं लगाऊंगी इधर ऊपर, समझ रहे हो, तो मैं बच सकता हूं। तो यही चीजें एग्जेम्पशन के अंदर है। तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54F, 54EC, 54B एक्सेट्रा। मैं रैंडमली लिख रहा हूं ये, ऐसा नहीं है कि आप कंपेयर मत करना वहां क्या लिखा है यहाँ क्या लिखा, जस्ट एग्जेम्पशंस हैं ये। एंड फाइनली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस प्लस माइनस है। ये आपकी वर्किंग बन जाती है पूरी की पूरी। कर लिया नोट? चलिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के यहां पर इसकी ना वो लिख लेना बच्चे, ये कहां डिफाइंड है, 2 क्लॉज 42A, और लॉन्ग टर्म 2 क्लॉज 29A। अगर आप याद रख लोगे तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है बहुत ज़रूरी है सेक्शन याद हो, बट अगर याद हो जाए एक सिस्टम से तो बढ़िया। तो शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो 2 क्लॉज 42A में, 29 में है। देन आपके जो कैपिटल गेन्स निकले हैं, ये है बच्चे सेक्शन 48 के अंदर निकलते हैं ये। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 क्लॉज 42B और लॉन्ग टर्म 2 क्लॉज 29B। गेन निकालते टाइम बस उसकी डेफिनेशन दी हुई है शॉर्ट टर्म की क्या है, और वो है तो 2 क्लॉज 42B हो जाएगा। ऊपर यही एसेट था तो A हो गया था बस, और यहाँ पर 29B है और ऊपर क्या था जी 29A। क्लियर है? बी क्या है? हाँ गेन्स का, गेन्स का, एसेट का। डेफिनेशंस हैं सारी, ठीक है, एसेट की डेफिनेशन, गेन्स की डेफिनेशन, तो ये वो है। टू क्लॉज 29B। क्लियर है? आप ना अपने नोट थोड़े खुले खुले भी बनाना, क्योंकि मैं चीज़ें इतनी सारी होंगी कि ऐसा हो सकता है कोई 1-2 पॉइंट बाद में मेरे दिमाग में आया तो मैं वापस लेकर आऊँगा, बोलूँगा यहाँ पे और लिख लेना। ऐसा बार बार नहीं होगा,
पर 3-4 बार ऐसा होता है तो नोट्स और कैपिटल गिनना जब तुम खुद भी रीड करोगे तुमको लगेगा यार ये पॉइंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो नोट्स में इतना स्पेस रखना कि ठीक है हल्का फुल्का दूसरे पेन से और वो घुस जाए। ठीक है, आइए अब लिखते हैं एक चीज, ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू as on 1/4/2001. If any capital asset, CA का मतलब है capital asset, is acquired बिफोर 1/4/2001, ये डेट फिक्स्ड है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं मेरा जो घर है बच्चे, आपको क्या लग रहा है 2001, 1/4/2001 से पहले खरीदा यानी कि 88 89 ऐसे, या अभी आई मीन कहने से जिस घर में मैं रह रहा हूं वो एक कैपिटल एसेट है और वो कब खरीदा मैंने, बिफोर 1/4/2001। अगर ऐसा है, the assessee has the option to take higher of following purchase price of capital asset, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन 1/4/2001 एज इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर आप क्या बोल रहे हो बिल्कुल नहीं पता, कोई बात नहीं, नोट कर लो, बस समझाना है मेरे को ये। लोगों के पास ऐसे ऐसे घर पड़े हैं 40 साल पुराने, 50 साल पुराने, है कि नहीं है, मानते हो? सरकार कहाँ तक जाके उनके पेपर चेक करेगी? इतने पुराने एसेट्स हैं और वहाँ की इंडेक्सेशन पकड़ेगी, कौन से साल से होता हो? सरकार बोलते मैं इतनी पीछे नहीं जा रही। सरकार ने बेस कौन सा बना रखा है? 2001। सरकार कहती है आपका एसेट 2001 से पुराना है, ठीक है, तो जो इंडेक्सेशन वाला वो टेबल है ना वो शुरू ही नहीं हो रहा। मान लो अगर मैं बोलूँ ना मेरे पास एक एसेट है जी 1977 में खरीदा था, तो मैं तुम्हें बोलूँ और आज बेच रहा हूं मैं, तो क्या मेरे पास कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 1977 की है? स्क्रैप हो चुकी है वो, सरकार ने बंद कर दिया उसको। कितने सालों तक चलेगा? सरकार कहती है हमारे बस की नहीं है सब करना। तुमने एसेट देखो, जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, मान लो मैंने एक एसेट परचेज करा, सिंपल से एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ आएगा। मान लो एक मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करा 10 लाख का। कब परचेज करा सर जी? 10/4/1992 में। कौन से साल में परचेज किया बताओगे? 92 93? कितने में परचेज करा मैंने? सरकार कहती है इस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकल जाएगी। ये कैसे निकलती है? जितने भी सीए सीएस सीएम में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उनसे सर्टिफिकेट वैल्यूअर्स से करवाना है, वैल्यूअर से करा लो, अपने घर की फेयर मार्केट वैल्यू निकलवा लेना। ये कौन निकालेगा? जब कल को बेचना होगा तभी तो निकालोगे ना, सारा काम तो खुद ही करोगे तुम। यहां पे घपलेबाजी हो जाती है, समझ रहे हो? आप क्या चाहते हो? आपकी कॉस्ट ज्यादा से फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, कम से कम हो? ये कॉस्ट बन रही है मैडम, समझ रहे हो? तो एक बार चलो मैं पहले फ्लो बना देता हूं। मैंने खरीदा कितने में? 10 लाख का, और बेटा फेयर मार्केट वैल्यू इस घर की 25 लाख है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इन दोनों में से कोई भी ले सकता हूं। मैंने हायर इसलिए लिख दिया क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, आप हायर ही लोगे।
तो मुझे बताइए मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा केस, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख की, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी 6 लाख। कौन सी डेट की फेयर मार्केट वैल्यू देख रहा हूं? 1/4/2001 की। मुझे बताइए मैं कौन सी कॉस्ट लूंगा? 10 लाख। क्लियर है? ये जो ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू, ये किन एसेट्स के लिए मिल रहा है? अगर आपने एसेट को एक्वायर कब करा है बच्चे? 1/4/2001 से पहले। अगर आज करा है, 10 साल पहले करा है, तो नहीं ऑप्शन आपके पास। फेयर मार्केट वैल्यू की ऑप्शन उन एसेट के लिए, उन पुराने एसेट के लिए जिसकी कॉस्ट अब बहुत पुरानी हो चुकी है, इंडेक्सेशन वाला भी स्क्रैप हो चुका है, क्योंकि ये जो मैं आपको टेबल दिखाऊंगा ना इंडेक्सेशन का, वो शुरुआत ही यहां से हो रही होगी। समझ रहे हो? और ये गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। जब मैं पढ़ रहा था, और इनफैक्ट कुछ टाइम मैंने जब पढ़ाया भी है, तो 1981 भी चल रहा था। फिर गवर्नमेंट ने एक साथ 20 साल को सीधा ही स्क्रैप करा, उन्होंने बोला ये इतने पुराने एसेट की डिटेल हमारे बस की नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें सर और क्या बातें हो सकती हैं? और बातें ये है, ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू is not available in case of depreciable asset। अरे सर ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, अभी बोलूंगा तो दिमाग तुम्हारा ज्यादा घूमेगा नहीं। तो डेप्रिशिएबल एसेट, चलो बोल देता हूं। जिन भी चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलती है उसको डेप्रिशिएबल एसेट बोला जाता है। अब उस पे फेयर मार्केट वैल्यू का क्या लॉजिक है, ये भी आप पकड़ नहीं पाओगे। पीजीबीपी भी करोगे तब जाके ग्रो करोगे इन एसेट के ऊपर। यानी कि मैं अगर ये बोलूं ये प्रोजेक्टर है जी, ये प्रोजेक्टर के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ बिजनेस इनकम से? मान लो ये प्रोजेक्टर है 1985 का, क्या मेरे पास फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन है इस पे? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो एसेट है ये बिजनेस का एसेट, और ये इसको डेप्रिशिएबल एसेट बोला जाता है, जिस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो। आप घर के एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो? नहीं, बिजनेस के एसेट पे। तो जिस भी चीज पे तुम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे होगे उस पे फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ली जाती। थोड़ी सी लंबी कहानी है, कुछ टाइम में समझ आ जाएगी आपको। 15-20 लेक्चर में टोटल एक सर्कल बन जाएगा जब पीजीबीपी होगा। तो इनटैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट के ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू आप नहीं ले सकते। सर इनटैंजिबल एसेट हमारा कैपिटल एसेट होता है। हाँ बेटे हाँ, पढ़ेंगे वो भी, कैसे कैलकुलेशन होगी, क्या होगी। However, option to take fair market value is available in case of bonus shares। बड़ी अजीब बात है सर, आपको ये बहुत अच्छे से पता है बोनस शेयर होते हैं फ्री के शेयर। आपके हिसाब से बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती होगी? निल। लेकिन अगर ये शेयर तुम्हारा 1/4/2001 से पहले का है बोनस, तो तुम्हारे पास कॉस्ट तो वैसी नहीं थी, बट सरकार कह रही है फेयर मार्केट वैल्यू के ऑप्शन में दे रही हूं तुम्हारा। अजीब बात है बट याद रखने वाली बात है। और बोनस शेयर की भी टैक्सेबिलिटी, बहुत चीजें आगे आनी है, ये तो नोट्स बन रहे हैं आपके कहीं ना कहीं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, डेप्रिशिएबल एसेट पे नहीं मिलता, इंटेंजिबल पे नहीं मिलता, बोनस शेयर पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन में ले सकता। बताइए बच्चे, क्लियर है? तो सही है, मैंने बोल दिया। वैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मिस्टर ए परचेज लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख की। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी पे करे 1 लाख के। आपके दिमाग में आ जाएगा सर अब ये क्या आ गया? बच्चे जब आपने परचेस करी उस टाइम पे जो भी आप खर्चा दोगे वो कॉस्ट में जुड़ जाएगा। तो आपकी टोटल कॉस्ट 15 लाख हुई, 16 लाख हुई, 16 लाख। सर जी कब परचेस करा? आसान रख लेते हैं जिंदगी को, 10/4/15 को आपने परचेस करी है। सेल प्राइस 50 लाख, 10/8/21 को बेचा है जी आपने। ब्रोकरेज
3 लाख रुपए। CII ऑफ, ये मैं ना अपने मन से अमाउंट लिख रहा हूँ, ठीक है। जो CII लिख रहा हूँ ये फिक्स्ड अमाउंट है, आपको याद नहीं करने होते हैं। पेपर में आपको एक शीट मिलेगी, जैसे लॉग बुक मैथ्स में होता था ना, ऐसे एक पेपर में वो सारे इंडेक्स, या फिर क्वेश्चन खुद ही बता देगा, ये कोई याद करने का नहीं है, ठीक है। CII दे रहा हूँ आपको मैं 2 सालों का। 15-16 का CII मान लो है 200, और 21-22 का है 350। और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। चलिए कोशिश कर लो बच्चे एक बार, फिर नमस्ते करते हैं। चारुल जी क्लियर है ना? आ रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं आया? ओमकार क्लियर है दोस्त? जिया क्लियर है बच्चे? जिया ने पुरानी सारी क्लासेस ली हुई हैं, अपडेटेड सारा है बीज? अच्छा, जिया जिया जिया। प्राची जी क्लियर है? यस सर क्लियर है, निकाल दूँ? आंसर आए तो बताना भाई। कितना है? 19 लाख, डॉट 19 लाख। सेल पकड़ा तुमने 47 लाख, और कॉस्ट की कहानी कर दी ना, इंडेक्सेशन कर दी ना। कॉस्ट कितनी आई है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, प्रेजेंटेशन एकदम वैसे रखना जो ऊपर वाला फॉर्मेट करा था मैंने। और कितना आ गया जी आपका? ये आ गया तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो सही है, एक बेस बन गया आपका, ठीक है। अब हम सिचुएशंस को ना अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज का तो यहाँ तक रखेंगे, और इवनिंग में 1 से 2:30 अभी नहीं है, ऑडिट है ना तुम्हारी, ठीक है। इवनिंग का एक बार मैं बताता हूँ क्या करूँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। चलो सर एक तो बार सही नोट है जी। सेंड यहाँ कर देना अभी। अभी भेज देता हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू। रुक जाओ, बस अभी भेज ही देता हूँ। भेज दिया मैडम, थैंक ठीक है जी। यू। तो इतना, ठीक है, चलो इतना रखते हैं बच्चों, और अब हम मिलेंगे 2:30 बजे। 2:30 बजे ब्रांच स्टार्ट करेंगे,
ठीक है जी, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बच्चों। बाय सर।